आपका सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपनों को बचाना है। इस पर आके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। और रोड शो की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं रोड शो। भाजपा के तमाम समर्थक यहां पर मौजूद हैं, भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहां पर आप देख सकते हैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक इस रोड शो में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बता दें आपको कि आज शाम 6 बजे 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। उससे पहले प्रयागराज से तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 5वां इम्तिहान है ये, और भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है जनता का दिल जीतने में। इससे पहले चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया मुख्यमंत्री ने और भाजपा के समर्थन में वोट अपील की। और अब मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। जी हाँ, तो 5वें चरण का प्रचंड प्रचार जो है वो जारी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रोड शो कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे ये जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। और अब बात करेंगे अपनों को बचाना है। और इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। रूस ने यूक्रेन के सामने बातचीत का रखा प्रस्ताव। यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल दें, फिर बातचीत की जा सकती है। रूस की तरफ से यह जवाब आया है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अपने हथियार डाल दें, उसके बाद बातचीत की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रूस ने यूक्रेन के सामने बातचीत का रखा प्रस्ताव। युद्ध की तबाही के बीच प्रस्ताव रखा गया है बातचीत का। आपको बता दें कि भाजपा आपकी जगह रूस ने यूक्रेन के सामने बातचीत का रखा है प्रस्ताव। यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल दें। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल दें, फिर बातचीत की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन के सामने रखा बातचीत का प्रस्ताव। युद्ध की तबाही के बाद बातचीत का प्रस्ताव रखा है रूस ने। बता दें कि रूस में हो रहा है राष्ट्रपति पुतिन का विरोध, भारत में भी आज शाम रूस ने यूक्रेन के सामने बातचीत का रखा है प्रस्ताव। यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल दें तो बातचीत हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी पुतिन को बातचीत का दिया न्योता। रूस ने यूक्रेन के सामने बातचीत
बातचीत का प्रस्ताव, रूस में हो रहा है राष्ट्रपति पुतिन का विरोध। और भारत में भी आज शाम रूस एम्बेसी के बाहर हो सकता है प्रदर्शन। रूस ने यूक्रेन के सामने बातचीत का रखा है प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और वहां पर तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और हमारे साथ आलोक भदौरिया जी, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। आलोक जी, आज जो खबर सामने आ रही है कि अब बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है, क्या कुछ कहना है आपको इसको लेकर? क्योंकि तबाही का जो मंजर हमने कल देखा है और अभी भी वो जारी है, ऐसे में अब बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। एक बार सवाल दोहराएंगे? जी आलोक जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ जहां कल हमने तबाही का मंजर देखा जो कि अभी तक जारी है, ऐसे में इस बीच बातचीत का प्रस्ताव रूस ने रखा है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, जब भी युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं जी, आप ये मान करके चलिए कि ये एक प्रोपेगेंडा वार भी चलता रहता है। जी, रूस को भी मालूम है कि उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो पड़ेगा, एक नैतिक दबाव भी होगा और आर्थिक प्रतिबंध भी उसके सामने खड़े हुए हैं, लगने लगे हैं, शुरुआत हो गई है। तो लेकिन ये बातचीत में कितनी गंभीरता होगी इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चीजों का वहां पर यूक्रेन का इतिहास भी हमको जानना पड़ेगा। यूक्रेन के जो दोनाबास के जो दो प्रांत हैं, जिनको देश बना करके इन्होंने अपने साथ कर लिया है, उसको मान्यता दे दी है ताकि अपनी वहां पर सेना वहां पर लगा सके उनकी सुरक्षा के लिए। अब इसी के साथ एक चीज और समझिए, वो चाहेगा कि वहां पे रूस समर्थित सरकार हो जो 2014 से पहले थी। तो ये इसकी कोशिश होगी कि ये वार्ता का प्रस्ताव रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। लेकिन अब आप देखिए, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जब ये बयान दिया कि उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तो ये तो पहले से जाहिर था, क्योंकि वो नाटो तो नहीं है। जब नाटो मदद नहीं है तो ये सारे अमेरिका और मित्र देश उसकी मदद कैसे करेंगे? एक तो ये। अच्छा, अभी अगर आप इस चीज में अगर विशेष ध्यान दें तो ये चीज समझनी होगी कि वहां पर इसको रूस को चाहिए कि अपनी समर्थित सरकार वहां पे बिठाएगा। वार्ता का प्रस्ताव है, वार्ता का प्रस्ताव कोई जरूरी नहीं कि जो सामने बोला जाता है वही हो। उनकी मंशा कुछ और हो सकती है। पुतिन की मंशा क्या होगी इसका एक आकलन लगाया जा सकता है, जो एक अनुमान बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पहले रूस ने कहा है कि यूक्रेन अपने हथियार डाल दे, उसके बाद बातचीत होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ही यही है कि देखिए, हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि रूस चाहता है कि अपनी समर्थित सरकार वहां पे आ जाए और येलेंस्की वहां से चले जाए। मेरे ख्याल से जो समझौता होगा अंततः इसी मुद्दे पे ही रूस इस पर जोर डालता रहेगा। उसकी जो समर्थित सरकार आएगी वो क्रीमिया के रूस के पहुंचने में उसको वो मान्यता दे देगी, और भी है, इन दो देशों को भी मान्यता मिल जाएगी। तो इन चीजों का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उद्देश्य है कि रूस समर्थित कठपुतली सरकार बिठाना, और उसके लिए ये एक मायाजाल है। ये मायाजाल है भरमाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ में या युद्ध के साथ में एक प्रोपेगेंडा वार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वार। तो ये एक प्रोपेगेंडा वार का एक हिस्सा है, एक चाल है। जी आलोक जी, जिस तरीके से अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो अपने हथियार डाल दे तब बातचीत की जा सकती है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनका भी ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत कैसे होगी? क्योंकि जिस तरीके से तबाही का मंजर हम चारों तरफ देख रहे हैं वो अपने आप में इतना खौफनाक है। देखिए, इसमें बातचीत का तो देखिए, बातचीत तो उनको अंततः तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन किसी भी तरीके से ना सामरिक तौर पे ना आर्थिक तौर पर रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसको बातचीत की टेबल पे आना ही पड़ेगा, और लगभग कमोबेश वैसी ही शर्तें माननी पड़ेंगी। क्योंकि यूक्रेन का एक इतिहास भी देखा जाए तो रूस उसको एक अपना हिस्सा था मानता आया है। नंबर 1, देखिए, उसने चेरनोबिल पे भी अपने कब्जा कर लिया, उसके सारे के सारे सैनिक आ गए वहां पे। एक सेंटिमेंटल एक लगाव भी है राजनीति के अलावा। और दूसरा, फिर यूक्रेन के भी संसाधन अगर उसको मिल जाते हैं, उनका वो इस्तेमाल कर सकता है। मेरा मानना है सबसे पहले एक अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट में जो नेचुरल जो गैस की जो पाइपलाइन गई है, उसको रूस को वहां पर रॉयल्टी देनी पड़ रही है।
हो सकता है कि आगे चलकर अगर इनकी समर्थित सरकार हो तो रॉयल्टी की दर में कमी आ सकती है। तो ये इस तरीके की कई उद्देश्य हैं जो रूस इसके अपनी कठपुतली सरकार बिठाकर साधना चाहेगा। जी आलोक जी, आज भारत में भी रूस एम्बेसी के बाहर हम प्रदर्शन देखने वाले हैं, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ रूस में भी पुतिन का काफी प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतिन को लेकर काफी विरोध किया जा रहा है। इस विरोध पे बहुत ज्यादा मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो देखिए ध्यान तो देना चाहिए, एक अच्छी है कि सैद्धांतिक तौर पे सही है, विरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं इस चीज से सहमत हूँ। तो किसी भी देश की संप्रभुता के खिलाफ में आप इस तरीके से आक्रमण नहीं कर सकते, चाहे भले ही आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे भले ही आपके कोई सीमित उद्देश्य आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन किसी की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए। इस नाते ये विरोध तो पुतिन का किया जाना स्वाभाविक है और किया भी जाना चाहिए। जी आलोक जी, वापस आऊंगी आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर यूक्रेन में फंसी लखनऊ की बेटी ऋषिका घोष। आपको बता दें कि यूक्रेन में एमबीबीएस की छात्रा है ऋषिका घोष। परिवार ने सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की मांग की है। भारतीय दूतावास में भारतीय छात्रों की भीड़ जुटी हुई है और लगातार जो बच्चे हैं वो अपने परिजनों से संपर्क भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं, खाने पीने में दिक्कतें हो रही हैं। -3 डिग्री कल वहां का टेम्परेचर था, उसको लेकर भी कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ही कई बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे और वो लगातार अपने पेरेंट्स के संपर्क में हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ की भी एक बेटी ऋषिका घोष, आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसी हुई है। और अब हरदोई से खबर, जहां पर 6 मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हरदोई के भी 6 मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे। यूक्रेन में रूस के बीच चल रहे युद्ध की दहशत हरदोई में भी। अपेक्षा सिंह नेशनल खारकीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की छात्रा है। सांदी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र यादव की बेटी वैशाली भी यूक्रेन में फंसी हुई है। एमबीबीएस करने के बाद एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं सुमित। फरहान अहमद सिद्दीकी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जहाजकोठी निवासी जय सक्सेना पुत्र राजेश सक्सेना भी यूक्रेन में है। पूरा गांव निवासी संतोष यादव का पुत्र विकास यादव भी यूक्रेन में फंसे हुए। तो कई भारतीय जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लगातार अपने पेरेंट्स के संपर्क में भी। उत्तर प्रदेश ने भी एक हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी किया है। अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं वो भी लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां जहां उनके जो भी बच्चे अगर कहीं बाहर यूक्रेन में फंसे हुए हैं तो लगातार संपर्क करके इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कौन कौन से भारतीय जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि हरदोई में भी कई बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। या तो लगातार जो भारतीय हैं हमारे वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, अपने पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं, उनके साथ लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वहां क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं ये भी बता रहे हैं। और हमारे साथ भी यूक्रेन से कुछ छात्र जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। नैनीताल से आयुषी जोशी हैं हमारे जुड़ी हुई है यूक्रेन से, और शिवम ठाकुर यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए जो कि बिजनौर के निवासी हैं। और आपको बता दें कि अभिषेक रॉड्रिक्स जो कि पोलैंड से हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ आलोक भदौरिया जी लगातार जुड़े हुए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आयुषी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या कुछ माहौल हालात वहां पर देखने को मिल रहा है? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आयुषी है और मैं यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एंड शी इज माय फ्रेंड अमीशा। हेलो गाइस, शी इज फ्रॉम लखनऊ। आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड शी इज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ सेम यूनिवर्सिटी फ्रॉम माय कोर्स। और अभी एज ऑफ नाउ हम लोग खार्किव में मुजई एरिया में हैं जी। और अभी माहौल तो यहाँ पे वी कैन लिसन टू द शेलिंग्स। यहाँ पे कंटिन्यूसली बॉम्बिंग्स एंड ऑल की आवाज आ रही है, बट एज ऑफ नाउ एज सच कोई एक्सप्लोजन तो देखने को नहीं मिला है हमें, पर सुनने में आ रहा है कि आसपास के एरियाज में दे कुड सी सम इन द मॉर्निंग इटसेल्फ वी गेट टू हियर सम लाइक बॉम्बिंग एंड शेलिंग साउंड्स, सो दैट्स व्हाई अभी तो थोड़ा शांत है,
लेकिन अभी पता नहीं क्या हो जाए। बट हम लोग को बोला है कि जस्ट बी वेयर यू आर। हम लोग को बाहर निकलने से मना किया है, क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर आर्म्ड फोर्सेस बाहर लगे होंगे तो एज ऑफ नाउ वो तुम्हें सस्पिशियस पा करके तुम पे शूट भी कर सकते हैं। इवन कल हम लोग को मेट्रो में शेल्टर लेने के लिए कहा था और हम लोग अपार्टमेंट वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें यहाँ के पुलिस पर्सन ने रोक के ये बोला कि इट्स बेटर नॉट टू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स राइट नाउ बिकॉज दे कैन शूट यू। ठीक है आयुषी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम आपको रूस की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से रूस के लोग पुतिन के खिलाफ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी देश के खिलाफ इस तरीके से सैन्य कार्रवाई करना, वहाँ पर जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है रूस में। और शायद यही वजह है कि रूस आपको बता दें कि रूस में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये यूक्रेन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग रूस से अपील कर रहे हैं कि यहां पर हमला ना किया जाए क्योंकि कई निर्दोषों की जान चली गई है। आपको बता दें कि मास्को के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रूस से अपील कर रहे हैं कि प्लीज यूक्रेन पर हमला ना किया जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत मार्मिक तस्वीरें हैं ये। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं रूस से कि यूक्रेन पर हमला ना किया जाए। और हम सभी जानते हैं कि कल जो दहशत फैली हुई है यूक्रेन में, कई मासूमों की जान गई है, कई सैनिक जो हैं वो वहाँ पर उनकी भी मौत हुई है। इस तरीके की तस्वीरें हम कल से देख रहे हैं, बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अपील की जा रही है रूस से, पुतिन से अपील की जा रही है कि यूक्रेन पर हमला ना किया जाए। आलोक भदौरिया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं और फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं। आलोक जी, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये रूस की तस्वीरें हैं एक्चुअली, और यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपील कर रहे हैं रूस से कि यूक्रेन पर हमला ना किया जाए। क्या कहेंगे इस तस्वीर के लिए, क्योंकि कल से जो भयावह मंजर हम यूक्रेन में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से हर किसी का दिल दहला है, हर कोई चाह रहा है कि अब इस युद्ध को यहीं पर रोक देना चाहिए। देखिए, किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति के लिए और मानवतावादी व्यक्ति के लिए युद्ध कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में हो रहा हो। और भारत के साथ में इस पे विशेष स्थिति इसलिए बन जाती है कि यहाँ पर करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे वहाँ पे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। तो 20,000 बच्चे मतलब 20,000 परिवार भी आप समझिए, तो ये एक काफी बड़ी तादाद होती है। तो ये सेंटिमेंट्स जितने भारत में होंगे ये अच्छे हैं, स्वाभाविक हैं ये सेंटिमेंट, सुरक्षा की सबको चिंता होती है, तो ये तो जायज है, प्रदर्शन होना भी चाहिए। जी अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ ताजा हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? जी फिलहाल तो हमें ये खबर आ रही है कि स्नेक आइलैंड पे जो अटैक हुई है वो बड़ी ही भयानक तरीके से 13 सोल्जर्स मारे गए हैं। उसके ऊपर हमारी इंडियन एम्बेसी जो है वो एक्टिव स्टेप्स उठा रही है कि क्राकोविस पोलैंड में हमने एक सेंटर खोला है और लिविव यूक्रेन में भी, जहाँ पे ये जो 20,000 बच्चे जो स्ट्रैंडेड है फिलहाल यूक्रेन के टेरिटरी में, इनको हम इवैक्यूएट करके वाया पोलैंड वापस भेज सके। तो स्थिति बड़ी ही गंभीर है इस तरफ में, क्योंकि as we speak the Russian army is actually moving ahead and it's not positioned in one specific place, so we do not know what is going to happen next। तो बड़ी रेड अलर्ट सिचुएशन अभी ईस्टर्न यूरोप में फिलहाल है। जी अभिषेक, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आप पोलैंड में ही हैं या फिर आप यूक्रेन से पोलैंड आए हैं? जी मैं पोलैंड में ही हूँ। मैं इंटरनेशनल एंड यूरोपियन लॉ रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मेरी रिसर्च अभी मेरी यूनिवर्सिटी के साथ जो चल रही है, वी आर कोलैबोरेटिंग विद द यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड रशिया। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ और रशियन जो आर्मी है वो चाहती क्या है इन एक्चुअलिटी यूक्रेन से, क्योंकि बात ये भी आ रही है कि यूक्रेन ने इनफॉर्मली
नाटो के साथ जुड़ने की बात पहले भी की है, एप्लीकेशंस की है, तो कहीं ये तो कारण नहीं है कि रशिया ने एग्रेसिव अटैक किया यूक्रेन को नाटो के साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा अभिषेक जी से, क्या आपको भारतीय दूतावास की वहां पे मदद मिल रही है? जी जी बिल्कुल मिल रही है। हमारे यहाँ पे 2 दूतावास है फिलहाल। कोई टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग या कुछ ऐसा हुआ है अभी? जी 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 मैंने शेयर किया है पूरी जो उनकी नोटिफिकेशन है एम्बेसी ऑफ वॉर्सो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉर्सो पोलैंड। तो उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर्स निकाली है और पूरी डिटेल्स के साथ वो लोग अपना कॉल सेंटर सेटअप कर चुके हैं, जहाँ पे यूक्रेन से भी और पोलैंड में जो यूक्रेन बच्चे आ चुके हैं उनकी मदद पूरी तरीके से की जा रही है। क्या आप भी वहां से वापसी का इरादा रख रहे हैं? क्या ये ऐसी चॉइस आपसे पूछी जा रही है? फिलहाल तो पोलैंड में स्थिति नॉर्मल है हमारे तरफ में, बट अगर जरूरत पड़े तो वापस जरूर आना हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से रशियन आर्मी आगे बढ़ रही है, रूस आर्मी आगे बढ़ रही है, आशंकाजनक बात तो जरूर है। जी ठीक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर, चीनी अधिकारियों का दावा है कि चीन ने बात की है पुतिन से। चीनी सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की बात हुई है, जिसके बाद पुतिन ने यह ऐलान किया है कि वो इस स्तरीय बात करने के लिए यूक्रेन के साथ तैयार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की बात, चीनी अधिकारियों का दावा, बात करने के बाद पुतिन का ऐलान। चीनी अधिकारियों ने किया है ट्वीट और ये बड़ा दावा किया है कि शी जिनपिंग ने बात की है पुतिन से। चीनी सरकार का ये बड़ा दावा और ये ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की बात हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन राजी हो गए हैं यूक्रेन के साथ हाई लेवल बातचीत करने के लिए। चीनी सरकार का ये एक बड़ा दावा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की बात हुई है। आलोक भदौरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की बात हुई है, चीनी अधिकारियों ने एक बड़ा दावा किया है, ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। आलोक जी, चीनी सरकार, चीन के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, उन्होंने ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है कि चीनी सरकार ने के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने बातचीत की है पुतिन से और बड़ी बात यह है कि पुतिन मान गए हैं। देखिए, ये जो मैंने पहले ही बताया कि ये पुतिन ने इस चीज को संज्ञा दी थी मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब मिलिट्री वो है रिसोर्ट कर रहे हैं ये रिपोर्ट से। ये तो जाहिर सी बात है कि बड़े स्तर पर यूक्रेन का कब्जा करने का उनका इरादा नहीं होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। उनका कुल मकसद यह है कि अपनी समर्थित सरकार को बिठाना है। और चीन के जहां तक बात है, चीन की वहां से उनसे व्लादिमीर पुतिन से जो बातचीत है, चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि निखारना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका के बाद उसको, या अमेरिका से भी ऊपर उसको, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान मिले। आपने देखा कि जिस तरीके से अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उनको सबने अकेला छोड़ दिया, ये चीज बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मौका चीन के अपने हाथ में आ गया है, क्योंकि उनके पुतिन से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। और आगे चलकर भी अगर युद्ध काल भी होता है तो भी नेचुरल गैस से लेकर क्रूड ऑयल से लेकर वो बहुत सारे सामान में एक दूसरे के प्रति आश्रित हो सकते हैं, सहारा हो सकता है इसका। तो ऐसी स्थिति में वो मौका चीन बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेगा, जो इसको एक अचानक से अंतर्राष्ट्रीय राजमंच में एक मौका मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। तो इसलिए चीन की बातचीत करना बेहद स्वाभाविक है। और अगर ये रूस अगर मान जाता है, बातचीत का भी उसने प्रस्ताव रखा है, उसको तो उद्देश्य अपने सीमित है। क्योंकि यूक्रेन को वो उस तरीके से अपने यहाँ नहीं मिलाना चाहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। यूक्रेन का मिलने का मतलब है कि वो फिर से नाटो की सरहद पर इकट्ठा हो जाए। क्यों जमा करना चाहेगा अपने को? वो चाहेगा कि एक अपने मित्र देश की सरकार हो, तो उसके सारे मंसूबे उसके सद्धते जाएं।
जी आलोक जी, मैं आपसे यहाँ पर भी ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा नेता भी बताया था। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजमंच में जब कोई फंसा होता है, कोई दिक्कत होती है, तो एक दूसरे की तारीफ की जाती है। और भारत की वैसे भी भारत की एक अर्थव्यवस्था एक है, पांचवी छठी अर्थव्यवस्था के बीच में चलती रहती है ये। तो एक भारत बड़ा देश तो है, भारत का बाजार बहुत बड़ा है। उसका किसी भी देश का ये मानना होगा कि इतने बड़े बाजार में किसी भी देश को अगर कारोबार करना है तो उसकी थोड़ी सुननी तो पड़ेगी, ये तो स्वाभाविक है। तो इसीलिए उसने ये दरख्वास्त भी की है। उसको उम्मीद है कि भारत बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिफेंस के होते हैं, सर्विसेज होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी चीजों के लिए वो विदेशों को में ये मौका दे रहा है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जिसके पास बड़ा बाजार होगा उसकी बात बाकी लोग सुनेंगे। तो इसी मंशा के तहत मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये अपील की है। जी आलोक जी, वापस आएंगे आपके पास। और पूर्व डिप्लोमेटियन केपी सैंडल जी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। ट्रैवल कंट्रोल करते नहीं है ना। इमरान खान मॉस्को गया, लेकिन हम ये देखना है, चाइना रशिया को सपोर्ट दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल में दिया है और उसके बाहर में दिया है। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में ऐसे रिलेशनशिप है, कहाँ चाइना जाता है पाकिस्तान भी जाएगा। तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं है और एक हमारा काम नहीं है ना। ओके सर, ये विदेश मंत्रालय जो हमारे भारतीयों को रोमानियत कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा है, लेकिन मैं सोचता है कि ये 2-3 हफ्ते पहले कर सकता था। और जो करना था कि सबको भारत में भेजना नहीं, सबको पोलैंड में, हंगरी में, है ना, रोमानिया में, लाटविया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। लेकिन जो कुछ हुआ है। अभी तो हमारा मिनिस्ट्री बहुत जोर से काम करते हैं, तो हम प्रार्थना करता है कि सब ठीक होगा। सर, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के जरिए नाटो की मदद से रशिया को नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसको, क्या नुकसान पहुंचा? ऐसा है, सैंक्शंस के बारे में आप पूछते हैं। सैंक्शंस के कारण से रशिया को बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन रशिया के बिहेवियर में कुछ बदल होता नहीं है। और पूर्व राजनायक केपी फैबियन को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस भारत आ जाए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। आप लोगों को बचाना है में बात कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन के कई हिस्से बम के धमाकों से थर्रा उठे। इसी बीच उन छात्रों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं जो युद्ध की आशंका के कारण अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं फंसे हुए लगातार गुहार लगा रहे हैं। बिहार के कई छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं। उनमें वहां से MBBS करने का उत्साह होता है, लेकिन आज ऐसे कई छात्र हैं जो वहां फंस चुके हैं। इधर बिहार सरकार इन छात्रों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उन छात्रों को एयरलिफ्ट करने की भी बात की जा रही है। बिहार के गोपालगंज के करीब 12 छात्र वहां फंसे हुए हैं। इन मेडिकल छात्रों की चिंता बढ़ गई है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की ये तस्वीरें हैं लगातार इस समय के जो ताजा हालात वहां पर बने हुए हैं। डॉक्टर बनने आए थे छात्रों का ये कहना है, और इस समय दहशत में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बंकरों के बीच में रहकर लगातार भूखे पेट 3-4 दिनों से छात्रों को कहीं ना कहीं गुजर बसर करना पड़ रहा है। चिंता छात्रों के मन में ये बनी हुई है कि आखिर कब तक उन्हें मदद मिल पाएगी। लगातार अपने अपनों को फोन कर गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद सरकार से भी है कि कहीं ना कहीं कोशिशें की जाएंगी, लेकिन जिस तरह के हालात इस समय यूक्रेन में बने हुए हैं, ये मुश्किल की घड़ी है। मुश्किल की घड़ी में छात्रों के लिए तो परेशानी है ही, साथ ही साथ उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम अभिभावकों के लिए परेशानी और बड़ी है जिनके बच्चे वहां इस समय फंसे हुए हैं। हालात हम लगातार देख पा रहे हैं। तमाम यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेन के रहने वाले निवासी भी अपने बच्चों को लगातार सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में हमारे साथ कई छात्र भी जुड़े हैं, कई डिप्लोमेट भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच 6 बजे की बड़ी खबर आ रही है, यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। 27 फरवरी को होगा चुनाव। 27 फरवरी को होगा चुनाव। 12 जिलों के 61 सीटों पर होना है चुनाव। 12 जिलों की 61 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 27 फरवरी को डाले जाने हैं वोट। 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे वोट की चोट। 2 करोड़ 24 लाख मतदाता करेंगे वोट की चोट। 5वें चरण का चुनाव प्रचार थमा। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। 27 फरवरी को होना है चुनाव। 12 जिलों की 61 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों की 61 सीटों पर 2 करोड़ 24 लाख मतदाता करेंगे वोट की चोट। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 4 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव 27 फरवरी को होना है। तो यूपी इलेक्शन के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय जिस तरह की जंग छिड़ी हुई, उसमें तमाम लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और छात्रों की परेशानियां यहां पर बहुत अधिक बढ़ी हुई। हमारे साथ सीधे यूक्रेन से आयुषी जोशी जुड़ी हुई हैं। रुक कर लेते हैं उनका। आयुषी, आपकी स्थिति यहां पर जानना चाहेंगे। स्थिति बेहद मुश्किल भरे दौर से आप सभी वहां पर गुजर रहे हैं। क्या हालात हैं आपके, क्या शेयर करना चाहेंगी यहाँ तमाम लोगों से, और किस तरह की मदद आप चाहती हैं? क्या कुछ मदद की आशाएं अभी आपके में बनी हुई हैं? मैम, एज ऑफ नाउ तो हम लोग अभी फिलहाल अपने अपार्टमेंट में हैं और हम लोग को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि अभी हमें यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकलना है। Yesterday we were asked to take shelter in the metro stations क्योंकि वो अंडरग्राउंड है ना? अंडरग्राउंड है तो वो वहां पर काफी सेफ्टी है। या फिर आप बंकर्स में चले जाओ या फिर आप मेट्रो स्टेशन में चले जाओ। तो वो अंडरग्राउंड है तो आपको खैर वहां पर साउंड वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं पता चलती है। लेकिन यहाँ पर फ्लैट्स में इतनी ज्यादा
शेलिंग और बॉम्बिंग की आवाजें आती हैं। इनफैक्ट टुडे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय रिलेटिव्स, तो शेलिंग के दौरान इतनी तेज मतलब ब्लास्ट की हम लोग को आवाज आई कि इवन आवर विंडोज दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, सो इट वाज वेरी वेरी स्कैरी टू लिव हियर इन खार्किव। यदि एम्बेसी की बात की जाए तो क्या आपका कांटेक्ट हो पाया है? क्या कुछ आपको जानकारी मिली है कि कब तक मदद पहुंचेगी, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? और इस बीच में आप सभी जो वहां पर अपने फ्लैट में रह रहे हैं, किस तरह से आपका गुजर बसर हो रहा है? खाने पीने की क्या व्यवस्था है? मैम टू बी ऑनेस्ट, ग्रोसरी स्टोर्स में तो सारा स्टॉक खत्म है, तो हम लोगों ने पहले से स्टॉक खरीद के रखा था बिकॉज वी न्यू समथिंग इज अप। तो अभी फिलहाल हम लोग के पास खाने पीने का सामान है, बट ऑनेस्टली हम लोग के पास खाने पीने के सामान की कमी पड़ रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। काला सागर में रोमानिया के जहाज पर हमला। नाटो का सदस्य है रोमानिया, नाटो के सदस्य पर रूस का हमला। हमला पड़ न जाए रूस को भारी, तो नाटो के सदस्य पर काला सागर में रोमानिया के जहाज पर हमला किया गया है। नाटो का सदस्य है रोमानिया, जिस पर रूस की तरफ से यह हमला हुआ है। लगातार नाटो के तमाम सदस्य इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। रूस में भी पुतिन का विरोध लगातार किया जा रहा है और यूक्रेन में लगातार वॉर को रोकने के लिए पुतिन के पोस्टर से लेकर तमाम लोग इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं। नाटो के सदस्य रोमानिया है जिस पर हमला हुआ है। नाटो के सदस्य पर रूस का हमला, कहीं रूस को पड़ना जाए भारी। और इसी पर हमारे साथ आलोक भदौरिया, फॉरेन एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब रोमानिया के जहाज पर हमला किया गया है, रूस को लगातार चारों तरफ से चेतावनी और विरोध मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी रूस के जो कारनामे हैं, जो कार्य है, वो अपने ही तरीके से हो रहे हैं। इस हमले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब युद्ध काल में आप ये मान करके चलिए, कई बार मिसाइल भटक भी जाती है और कई बार उसका निशाना भी लगाया जा सकता है। अब मंसूबा रूस का क्या है, फिलहाल तो सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए है कि अब रशिया स्पेंट फोर्स नहीं है, रशिया में भी कुछ ताकत आ चुकी है। एक तो रूस को एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक अपने को स्थापित करना है फिर से। इसकी वजह मैंने बताया था कि आज से 20 साल पहले इसके पास में गेहूं की भी बड़ी बुरी स्थिति थी। अब वो गेहूं की स्थिति में भी वो आत्मनिर्भर होता जा रहा है, आर्थिक तौर पर भी स्थितियां अच्छी होती जा रही है। यहाँ पे कुछ चीजों को और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप डिटेल में जाएं। एक देखिए कि अमेरिका में पहले, आज से कुछ साल पहले, पिछले दशक में ये चला था कि अमेरिका ने शैल गैस निकालना चालू कर दिया था। यानी जो पत्थरों से जो वो निकालते हैं गैस, मतलब पेट्रोल, हम लोग वहां पर तो गैस का इस्तेमाल होता है इस शब्द का, भारत में तो पेट्रोल और डीजल के तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो वो जो गैस निकाल रहे हैं उसमें अमेरिका के अरबों डॉलर लगे हुए थे। ये स्थिति आई कि पिछले 2 सालों में वो सारी की सारी कंपनियां डूब गई, जब कोरोना के काल में जब तेलों के दाम एकदम नीचे चले, क्रूड ऑयल इतना नीचे चला गया था कि लोगों के पास में, अमेरिका के पास में भी स्टोर करने की जगह खत्म हो गई थी। लोगों ने अपने बड़े बड़े शिप में जो टैंकर्स होते हैं वो समुद्र में छोड़ रखे थे, क्योंकि स्टोरेज की समस्या पैदा हो गई थी। उस चक्कर में अमेरिका की सारी जो शेल कंपनियां जितनी भी थी, जो शेल गैस में जो इन्वॉल्व थी, वो सारी की सारी लगभग दिवालिया होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। अब स्थिति यह है कि अब जो अमेरिका पहले बीच में एक्सपोर्टर भी हो गया था, आज से 3 साल पहले एक अमेरिका बहुत दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर होने की तैयारी कर रहा था क्रूड ऑयल में, लेकिन आज वो फिर से 2 साल से वो इम्पोर्टर हो गया है। अब वो क्रूड का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर हो गया। अब सवाल है कि इंपोर्टर कितने सारे, एक ये है, ये भी एक इंपोर्टर है, दूसरा चाइना भी है, चाइना भी बहुत बड़ा इंपोर्टर है जहां तक क्रूड की बात आती है। अब सवाल है कि रोमानिया को निशाना। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना जरूरी था। अब ये है कि रोमानिया पे हमला हुआ। अब रोमानिया पे हमला को मैं सीधे तौर पर नहीं मान सकता कि रोमानिया बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, उसकी आबादी भी बहुत कम है, उसके पास संसाधन भी बहुत कम है। तो मैं ये नहीं मानता कि रोमानिया के पीछे हमला करना या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज उसके एक
सुनियोजित रणनीति। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गलती से अटैक हुआ है? क्या इशारा इस ओर है आपका? युद्ध काल में ये मुमकिन है, इसे बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, रूस की जो पहली मंशा है वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन में कन्वर्ट करना चाहेगा। नो फ्लाई जोन उसने लगभग बना दिया, सारे उसके एयरबेस खत्म कर दिए। लेकिन अगल बगल जो नाटो वाले जो देश हैं, कई सारे देश उसके बगल में आते हैं, आपका पोलैंड भी आता है, टर्की भी आता है, और भी कई सारे देश हैं जो नाटो के भी जो सदस्य हैं, लातविया है। तो ये आप ये मान करके चलिए कि यहाँ से तो वहां जा सकते हैं ना, वो उड़ सकते हैं ना जहाज। बिल्कुल। तो रूस की मंशा जो मुझे समझ में आता है, जो पिछले जो अनुभव के आधार पर जो मुझे लगता है कि उसकी मंशा है कि इसको नो फ्लाई जोन यूक्रेन को बना दिया जाए हमेशा के लिए, दबाव बनाने के लिए। ठीक है, ये दबाव बनाने की एक रणनीति है। जी बिल्कुल। आलोक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ कई छात्र भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे लगातार। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो अपने को बचाने को लेकर हम लगातार आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं इस समय जो हालात बने हुए। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं अपने को बचाना है। जिस तरह से तमाम छात्र इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ मदद का इंतजार भी है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ तमाम छात्र बने हुए हैं। आयुषी जोशी भी यूक्रेन से सीधा हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इस समय सप्लाईज को लेकर जो आप कह रही थी कि ग्रोसरी स्टोर्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, तो क्या इस समय स्थिति बनी हुई है? किस तरह से आप वहां पर जो समय है उसको काट रही हैं फिलहाल? मैम, हम लोग के पास स्टॉक है थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने कलेक्ट कर रखा है। तो मी एंड माय फ्लैटमेट अमीशा, हम लोग मिल करके थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं। हम लोगों ने स्नैक और टक्स थोड़े बहुत रख लिए थे फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। हमने ऐसे बैग प्रिपेयर किया जिसमें हमने अपने खाने पीने की चीजें और डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कभी भी हमें बोला जा सकता है कि आप यहाँ से जाइए और बंकर्स में जाइए और कितने दिनों के लिए जाइए, तो वो हमने कर रखा है। अपना इमरजेंसी बैग रेडी कर रखा है, कभी भी हमें जाना पड़ सकता है। फिलहाल तो अभी हम अपने फ्लैट में हैं, सिचुएशन अभी तो फिलहाल थोड़ी शांत है। कल शेलिंग की आवाज डेफिनेटली हम लोग सुन मॉर्निंग में आ रही है। हाँ। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि कोशिश यकीनन की होगी, लेकिन इस समय टिकट के चार्जेस भी बहुत 70 से 80 हज़ार हैं, आसमान छू रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा एम्बेसी से मैं जानना चाह रही थी, क्या किसी ऑफिसर से आपकी कोई बात हुई है और आगे आने वाले दिनों में कब तक मदद आ सकती है, इस बात को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है क्या? मैम, हमने पर्सनली तो एम्बेसी से बात नहीं की है, बट हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जरूर बात की है। तो इंडियन एम्बेसी अपनी तरफ से लगी है इंडियन गवर्नमेंट से अपील करने के लिए कि यहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। एंड हमारी भी अपील है इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि सिचुएशंस आर नॉट एट ऑल गुड ओवर हियर। डे बाय डे दे आर लाइक ओके, वेरी हार्श टू अस। ठीक है, आप सभी आप दोनों ही बने रहिए। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। हमारे साथ डॉक्टर शिवम ठाकुर भी यूक्रेन से लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवम, आपके पास आएंगे। जिस तरह से आयुषी लगातार कह रही हैं कि अपने फ्लैट में उन्हें बंद रहना पड़ रहा है, निकल नहीं सकते बाहर, के हालात बहुत खराब हैं, आपकी स्थिति की यदि बात करें तो आपके आसपास क्या स्थिति है? दूसरी बात, मदद को लेकर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है? जी, हम वेस्ट जोन में हैं और यहाँ की स्थिति और उसके हिसाब से ठीक है। बाकी हमें यहाँ से आज इवैक्यू करा जा रहा है, रेस्क्यू करा जा रहा है। 500 स्टूडेंटों को हंगरी बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है।
हंगरी बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है। और यदि आसपास के हालात की बात करें तो जिस तरह से आयुषी का कहना है कि खिड़कियों तक के खड़खड़ाने की आवाज आई थी, जिस तरह के धमाके हुए थे, क्या आपके आसपास भी इस तरह का कोई हादसा हुआ है या जिस तरह का माहौल अभी है, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं फिलहाल, क्योंकि हमारा सबसे लास्ट में उज़्बेक पड़ता है और यहाँ से स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड के किंगो बॉर्डर पड़ते हैं। तो इस समय एम्बेसी से हमें यही आया कि मैं जल्दी से जल्दी बैग पैक करके यहाँ पे बस भेजी गई है 10, जिनसे हम बॉर्डर पार करेंगे हंगरी का। आप हंगरी का बॉर्डर पार करेंगे और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है कब तक आपके पास ये मदद पहुंचेगी? तैयारियां आप लोग की क्या पूरी हो चुकी हैं? दूसरी बात, खास तौर से जो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आप लोग गुजारा कर रहे हैं, किस तरह के स्टॉक क्या अवेलेबल हो पा रहे हैं? मदद तो कहीं से मिल नहीं पा रही होगी इस समय। जी नहीं, मदद हमें कहीं से नहीं मिल पा रही है, बट हमने पहले स्टॉक करके रखा था इस स्थिति को देखते हुए। ठीक है, आपके पास आते हैं हमारे साथ अभिषेक रॉडिक्स भी पोलैंड से जुड़े हुए हैं। जी, आपके पास आते हैं हमारे साथ अभिषेक रॉडिक्स पोलैंड से जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक, पोलैंड की यदि बात करें तो जिस तरह से उनका कहना है कि हंगरी के रास्ते ले जाने की कोशिश हो रही है, आपके आसपास के हालात में जानना चाहूंगी। दूसरी तरफ आपकी क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से आप अपना टाइम वहां पर गुजार रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको कितनी जल्दी मदद मिल पाएगी? जी, हमारे यूनिवर्सिटी ने एक्शन फोर्स क्रिएट करके रखा है और मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉर्सो जो है, उन्होंने एक ईमेल आईडी चालू की है जहां पे उन्होंने स्टूडेंट्स यूक्रेन से जो आ रहे हैं उनका नाम, पासपोर्ट डिटेल्स और मोबाइल नंबर मांगा है। ईमेल आईडी है cons.warsaw@mea.gov.in। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मेल करे तो विद इन 2.5 to 3 hours प्रिलिमिनरी रिप्लाईज मिल रही है उनको। एंड वी आर वेरी श्योर कि पॉलिश गवर्नमेंट और यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज जो है वो इंडियन एम्बेसी के साथ जुड़ के इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट करने में सक्षम रहेंगी। काम अभी भी जारी है और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस के, हम ये नेगोशिएशंस में लगे हैं बॉर्डर एरिया पे विद द अथॉरिटीज कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द पोलैंड ला सके, उन्हें फर्स्ट लेवल में प्रोटेक्शन, हेल्प, फूड दे सके और फिर उनके बाद उनको इंडिया वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। जिस तरह से आयुषी का कहना है कि उनके पास कोई नंबर नहीं है, यकीनन वो नंबर भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर शिवम का कहना था कि उनका एरिया अभी फिलहाल उतनी हलचल नहीं है, शांत है। पोलैंड के आसपास की यदि बात करें तो क्या कुछ हलचल रही है अभी तक? क्या धमाकों की जो आवाज है वो आपसे दूर रही है, कुछ महसूस किया है आपने, या उधर शांति बरकरार है? नहीं, फिलहाल तो पोलैंड में कोई धमाके की आवाज आई नहीं है। आपने जो नंबर की बात की, मेरे पास फिलहाल 2 नंबर आए हुए हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉर्सो से। एक है +48 6604 60814 और दूसरा है +48 606 700 105। ये हमारे फिलहाल हेल्पलाइन नंबर्स है जो हमारी इंडियन एम्बेसी ने चालू किया है वॉर्सो में। तो अगर आयुषी के थ्रू बाकी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में उन तक ये पहुंचाया जाए तो आई थिंक वी कैन कोऑर्डिनेट विद देम एंड हम उनको पोलैंड जल्दी से जल्दी ला सकते हैं सुरक्षा स्थिति को। जी बिल्कुल, आपके ये नंबर हम भी आगे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चित्रांश भी बने हुए हैं, एक और छात्र हैं। जी चित्रांश, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ स्थिति आपकी लोकेशन की वहां पर बनी हुई है, और जिस तरह की मदद के लिए अभिषेक नंबर शेयर कर रहे थे, उस तरह की मदद को लेकर क्या आपको कुछ हेल्प का इशारा मिला है? क्या स्थिति है? मैम देखिए, हम लोग तो बहुत ऐसे जगह है कि हम लोग के साथ बहुत क्रिटिकल केस है यहाँ पे, और जिस जगह पे कुछ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जेप्रोजिया शहर है, जो कि अभी सुनने में आया कुछ देर पहले हाई अलर्ट भी किया गया हम लोग को, जो कि यहाँ की 60 किलोमीटर केवल है, और हम लोग के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि यहाँ से निकला जाए, क्योंकि सारा डिस्टेंस बहुत दूर है हम लोग के यहाँ से। हंगरी एंड हमारे यहाँ से 20 घंटे का रास्ता है बाई बस, और सारी चीज सस्पेंड है क्योंकि हम लोग को जो रास्ते से जाना है बीच में खार्की और कीव जैसा शहर पड़ेगा। जी, यानी कि यहाँ पर आपको यदि मदद करना है तो एयरलिफ्ट के सहारे ही आपको मदद मिल सकती है। जो नंबर्स अभी शेयर हुए हैं वो नंबर्स भी हम आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। सप्लाईज के बारे में और आसपास के माहौल के बारे में चित्रांश मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ महसूस किया है आपने इन 1.5 दिनों में? मैम देखिए, कल के जो माहौल थे वो थे, लेकिन आज के माहौल ये है कि अभी बंकर बेड को कम्प्लीटली एकदम सही किया जा रहा है, जिसमें बेड वेड भी पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कि कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि कोई इश्यूज ना हो, और
हो सकता है हम लोग को अलर्ट भी हो, लेकिन आज का माहौल हम लोग को नहीं पता आगे का क्या होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूसली अलर्ट्स मिल रहे हैं हमको। जी बिल्कुल। तो अभिषेक के पास एक बार फिर से हम रुक करते हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे साथ तमाम ऐसे छात्र हैं और कई ऐसे लोग भी हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो वॉच कर रहे होंगे। मैं आपसे चाहूंगी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की थी जिसके माध्यम से कांटेक्ट किया जा सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आप फिर से एक बार रिपीट कर दें तमाम लोगों के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन वॉर्सो ने 2 जगह पे कैंप्स खोली है, एक है लिविव यूक्रेन और एक है क्राकोविस पोलैंड में, जहाँ पे हम लोग यूक्रेनियन स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो 2 नंबर है यहाँ पे, एक है +48 6604 60814 और दूसरा नंबर है +48 606 700 और आप एम्बेसी के पास ईमेल के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। जो स्पेशल ईमेल क्रिएट किया गया है वो है cons.warsaw, that is warsaw@mea.gov.in। तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर ये पहुंचा सकते हैं। जी अभिषेक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ईमेल एड्रेस आप एक बार फिर से रिपीट कर दें। जी, ईमेल एड्रेस है cons.warsaw@mea.gov.in। इस ईमेल आईडी पे अपना नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड करंट लोकेशन जल्दी से जल्दी हो सके आप भेज दीजिए। और इंडियन एम्बेसी ये कोशिश में लगी है कि आपको वहां से एज सून एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार हम बने हुए हैं, हम आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो अपनों को बचाना को लेकर लगातार आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं, मदद की लगातार इंतजार कर रहे हैं और मदद के लिए कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन कब तक ये मदद पहुंचेगी, क्या ताज़ा हालात है, इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। अपने को बचाने को लेकर हम लगातार बातचीत करें, तमाम छात्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक रोडेक्स ने अभी कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि जो भी छात्र फंसे हुए हैं उनके पास ये नंबर्स के साथ ही साथ ईमेल आईडी हो, जिस पर वो कहीं ना कहीं पहुँच कोशिश कर सकें और मदद का जो इंतज़ार वो कर रहे हैं उसमें सही दिशा में उनको गाइडेंस के साथ ही साथ मदद मिले। आयुषी का एक बार फिर से रुख करते हैं। आयुषी, लगातार जिस तरह से आपका कहना था कि कोई ऑफिसर से अभी तक आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, अभिषेक ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने पास नोट कर ली होगी। यदि कहीं दिक्कत रही होगी तो हम आगे उसमें मदद करेंगे। मैं चाहूंगी आप भी उस ईमेल के माध्यम से अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो अपलोड करें, ताकि लोगों को पता हो कि आखिर आप कहाँ हैं, कौन सी लोकेशन पे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? क्या इन्फॉर्मेशन आपने नोट की है, नोट डाउन की है? जी बिल्कुल, मैंने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन भी कर ली, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड भी कर दी है और उनको भी बोल दिया है कि वो आगे से फॉरवर्ड करे, सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। जी आयुषी, जिस तरह से आप अभी फ्लैट में वहां पर हैं, आपके आसपास क्या लगता है आपको, कितने इंडियन स्टूडेंट्स अभी ऐसे ही होंगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो और फंसे हुए हैं ऐसी स्थितियों में? मैम, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ग्रुप्स बने हैं। डेफिनेटली हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे साथ ग्रुप्स बनाए हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ, और वो कंटिन्यूसली उसमें अपडेट्स डालते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा रह गया हो जिसको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली हो।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ग्रुप के माध्यम से आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जब इन्फॉर्मेशन आ रही थी तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि करीब 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए पहुँचते हैं। उनमें से कुछ लोग तो आए हैं, 200, 250, 300 लोगों को तो लाया गया है, लेकिन उसके अलावा क्या लगता है आपको अभी कितनी संख्या में वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर नहीं निकल पाए हैं या सक्सेस नहीं हो पाए हैं निकलने में? मैम अभी तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वैसे भी इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है ये वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में हो रही है और हम लोग तो इधर ईस्टर्न साइड में, खारकीव साइड, कीव साइड, यहाँ के बच्चों को मतलब वी आर इन अ डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। तो हमारी भी अपील है इंडियन गवर्नमेंट से, बाय रोड भी ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है, जब एयरलिफ्ट या फिर कुछ इस तरह की मदद मिलेगी तब आप वहां से निकल पाएंगे। ठीक है, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ आलोक भदौरिया जी भी फॉरेन एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। जी आलोक जी, आप लगातार तमाम छात्रों की परेशानियों को सुन रहे हैं और जिस तरह से लोगों को कहना है कि तमाम लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जो कीव के रास्ते ही इन्हें बाहर निकलना होगा। जिस तरह से चित्रांश का कहना था कि जब्रोशिया में फंसे हुए हैं, कीव के माध्यम से ही निकल सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस तरह से मदद मिल सकती है? और बच्चे लगातार इंतजार तो कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूर्वी यूरोप पे ही रशिया ने मुख्य तौर पर स्ट्राइक किया है और ये जो ये दो नाम बता रहे हैं, मतलब कीव से पहले खैरवी भी आता है। और खैरवी एक ऐसा है कि यहाँ पर रूसी भाषा बोलने वालों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। पिछली बार खैरवी में ही रूस को एक समर्थन भी मिला था, अच्छा खासा मिला था, उतना नहीं मिला था जितना लुहांस्क और डोनेट्स्क में मिला था, लेकिन यहाँ भी इसका एक अच्छा खासा समर्थन है। और यहाँ भी जो एक विद्रोही है, जो रूसी भाषा बोलने वाले, मतलब यूक्रेन की शब्दों में जो विद्रोही है और जो रूसी भाषा बोलने वाले, उनकी भी तादाद अच्छी है। तो पूर्वी हिस्से में यूक्रेन के जो भी फंसा हुआ है उसके लिए दिक्कत तो है और ये दिक्कत काफी बड़ी है, क्योंकि जब तक कि वो कीव को खाली नहीं करता रशिया, तब तक इनके लिए बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन एक उम्मीद की किरण ये है कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं। अगर ये वार्ता का जो इसने न्योता दिया है या जो वार्ता के लिए जो शर्तें रखने जा रहा है, ये प्रपोजल है, अगर ये क्रियान्वित होता है तो इसमें मुझे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इसमें एक व्यापक परिवर्तन आएगा। और ये तो मैं नहीं कहूंगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा या रूस अपना वापस बैरक में चला जाएगा, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, लेकिन अच्छे संबंध होने की वजह से 2 या 3 दिन के अंदर ही हो सकता है कि पूर्वी यूक्रेन के हिस्से से भी भारतीयों को एक सेफ पैसेज रूस मुहैया करा। जी बिल्कुल। तो बातचीत शुरू होने से कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन सकती है कि कम से कम अपने छात्रों को भारत वापस लाया जा सकता है, उसका एक रास्ता जरूर खुल सकता है। आप सभी का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आयुषी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सेफ रहिए, सब अपना ख्याल रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी तक जल्द से जल्द मदद पहुंचेगी और एक दूसरे का हाथ थामकर कोशिश करते हैं, इंतजार करिए कि कितनी जल्दी मदद पहुंचेगी और आप अपने वतन वापस लौट सके। हमारी शुभकामनाएं हैं, हम चाहेंगे कि आप बहुत जल्द से जल्द वापस लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। तो चित्रांश हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार अभिषेक रॉडिक्स भी जुड़े हुए थे, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे थे। हम अपने चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे। यदि कोई भी ऐसा छात्र वहां पर फंसा हुआ, उनके पेरेंट्स है, कुछ भी हैं, तो इन नंबर्स के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एम्बेसी के नंबर भी आप स्क्रीन पर समय समय पर देख पाएंगे, उनके माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनों को बचाना है कि मुहिम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।